उस समय ऐसा लगा था ना, जब मेरे पापा का डेथ हुआ था तो मुझे लगा कि अब हम लोग सब पूरे परिवार मर जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा ही सब चीज हैंडल करते थे। मेरे पापा ही घर के गार्जियन थे, कमाने वाले थे। और उस समय का सिचुएशन हम आपको नहीं बता सकते। 3 दिन तक तो सच बता रहे, हमारे घर में खाना तक कोई नहीं खाया था। दूसरे लोग, बगल की आंटी लोग खाना भी दे रही थी ना, तो हम लोग खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लगा कि अब हम लोग सब मर जाएंगे। उस समय मैं 7 साल की थी। इतने कम एज में आपके पिताजी आपका मुझे साथ सब छोड़ दिए कुछ थे? याद है, ऐसा नहीं है। 7 साल में मुझे सब चीज याद है। इतनी जिस तरीके से आपको कॉलर पकड़ा गया, जिस तरीके से बदतमीजी से आपको एकदम पकड़ के जकड़ के गाड़ी में बैठाया गया, उस वक्त हमको एकदम समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। तो अकेले माही के साथ ऐसे कोई कर दिया, मेरे पति के साथ कोई ऐसे कर दिया, जिसके लिए मतलब हम दुनिया से लड़ते हैं। हम दुनिया से इसलिए गरीबों के लिए लड़ते हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए उस वक्त समझ नहीं आया और मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। बस ये चीज बहुत दुख हुआ था मुझे, सच बता रही हूँ। ऐसा पल दोबारा ना आए, बस ये रिक्वेस्ट करूंगी भगवान से। आपने खुद को सबसे ज्यादा खुशनसीब कब महसूस किया? तो सबसे मेरा प्यारा सा पल उस वक्त था जब मैं आपकी दुल्हनिया बनी थी। अच्छा। और जब आपसे शादी हुई थी, और उस वक्त, हर वक्त जब आप मेरे साथ रहते हैं और मेरा हमेशा सहयोग करते हैं, और मुझे आगे बढ़ाने में आपका हाथ भी बहुत लंबा है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि मेरे पति देव माही सामुद्रम स्टाइलिश ड्रेस ले आते हैं, मतलब वो ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन सच बता रही हूँ मैं उसको नहीं पहनती। 20-25 ऐसा ड्रेस होगा जो ये मुझे लेके देते हैं, बोलते हैं कि ये पार्टी में तुम पहनोगी, लेकिन मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। मैं अपने पसंद से ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे खुद में कंफर्टेबल रहना बहुत पसंद है। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ है ही नहीं मेरे लिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में। और शादी के बाद लड़कियों का जिंदगी बदल जाता है, पति ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मैं बहुत ज्यादा फैमिलियर हूँ, मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। या बहुत लड़कियां ये कह देती है कि परिवार सपोर्ट नहीं किया तो हमको कोई सपोर्ट नहीं किया, तो पति सपोर्ट नहीं किया, तो किस तरीके से सपोर्ट उनको चाहिए? क्या वो अपने लिए सपोर्ट की है कुछ? वो अपने लिए कुछ कर रही है? हम ये सवाल करेंगे उन लड़कियों से। बात बताइए, आज के डेट में हस्बैंड महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? करते हैं। आप भी मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो आज फील्ड में काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं। आज कहाँ महिलाएं नहीं है? बहुत कुछ बदलाव करना पड़ा है, सच बता रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी अंदर से चुलबुली टाइप की हूँ, उम्र भी मेरा कम है। वो रिपोर्टिंग के दौरान भी दिख जाता है कुछ चीजें क्योंकि हाँ वो चीज है। और से मेरे वीडियो को 20 मिलियन 30 मिलियन मतलब 3-4 करोड़ 50 से 60 मिलियन तक आपके वीडियोस को देखा मतलब गया है। 6 करोड़ 7 करोड़ जब मुझे देखने लगे तो भाई लगा कि अब तो कुछ हमको सीरियस बनना पड़ेगा। ठीक है, गांव में जब 200 की अर्थी निकल रही है, 200 आदमी की अर्थी चिताएं जल रही है, चिताएं जल रही है, कोई यंग महिला विधवा हो गई, कोई बूढ़ी औरत जो जिसका बेटा बुढ़ापा का सहारा बनना चाहिए था, वो बेटा शराब पी करके, जहरीली शराब पी के मर गया। बहुत लोगों के यहाँ मातम बना हुआ है, किसी के घर दाह संस्कार हो रहा है, किसी के यहाँ अर्थी उठ रहा है, तो किसी के यहाँ बॉडी जा रहा था। मतलब वहां का माहौल देखते ना, उस गांव का एक ही गांव में 200 से ज्यादा लोग मरे थे। नमस्कार, मैं हूं माही सामुद्रम। स्वागत है आरएन न्यूज के इस नए प्लेटफॉर्म पे। आज के हमारे मेहमान में हमारे साथ मौजूद है बिहार की शेरनी कही जाने वाली रिपोर्टर निभा, और ये आरएन न्यूज की फाउंडर भी हैं और हमारी पत्नी भी हैं। कैसी हैं निभा जी आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जब इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसके कुछ सपने होते हैं जो उसके साथ साथ बड़े होते हैं। तो रिपोर्टर निभा की जिंदगी के बारे में जानेंगे। इतनी खूबसूरत दिखती हैं। आपने कभी अपना रास्ता मॉडलिंग की तरफ, एक्टिंग की तरफ, एयर होस्टेस वगैरह वगैरह की तरफ क्यों नहीं चुना? पत्रकारिता ही क्यों? देखिए, जब हम छोटे थे तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों का दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब थोड़ा समझदारी आया ना, तो मुझे एक पैशन सा हो गया कि मुझे जर्नलिज्म करना है, मुझे मास कॉम करना है। और वो इसलिए क्योंकि जब भी हम समाज में जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, सड़क पे जाते थे ना, तो लोगों की समस्या देख करके ऐसा लगता था ना कि हम क्या उनकी समस्या को दूर कर सकते हैं। मतलब मैं बेबस हो गई उनकी समस्या को पब्लिक तक, आम जनता तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए। फिर मैं सोचा ऐसा कैसे किया जाए,
तो बस मैंने मास कम्युनिकेशन किया, पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने बहुत जगह इंटर्नशिप किया, न्यूज चैनल में काम किया। तो न्यूज चैनल में जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि चलो भाई, अब चैनल में तो हम आ गए हैं, तो अब तो पब्लिक की, आम जनता की, गरीबों की समस्या हम दिखा सकते हैं। हाँ। लेकिन पता है, एक बार ऐसा हुआ था, इंसिडेंट हम बता देते हैं आपको। हम हाँ। न्यूज कवर करने सड़क पे गए थे, ठीक है। हालांकि मुझे रिपोर्टिंग हमेशा से बहुत ज्यादा पसंद थी, तो मैं रिपोर्टिंग करने सड़क पे गई। तो वहां पर एक बहुत बेसहारा महिला थी, ठीक है। उसका एक बच्चा खो गया था। तो वो बहुत रोने लगी, क्योंकि मेरे हाथ में माइक थी। तो वो कहने लगी कि मैडम आप प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए, एक रिपोर्टिंग कर दीजिए, मेरा बच्चा जहां भी है हमको मिल जाएगा। पता है, वो माँ इतनी ज्यादा रोने लगी ना कि मुझे लगा मुझे इसके लिए कुछ करना है। हालांकि मैं किसी के अंडर काम करती थी, दूसरे चैनल में काम करती थी। तो फिर मैं जा करके ऑफिस में सर से बात की कि सर मुझे उनकी खबर करनी है, वो माँ बेचारी बहुत बेबस है। तो सर ने कह दिया ऐसी स्टोरी हमारे चैनल पे नहीं चलेगी। मतलब बड़े चैनल वाले इन सब स्टोरीज को कोई कदर नहीं बिल्कुल देते। कदर नहीं करते ना, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स दिखाना, आम जनता की परेशानी से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उस समय मुझे बहुत दुख हुआ। 2 दिन बाद मैंने उस चैनल को छोड़ दिया। अच्छा। चैनल छोड़ने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई तो ऐसा चैनल होगा जो मुझे फ्रीडम देगा, मैं फ्रीली काम कर सकूंगी उन लोगों के लिए जो सच में बहुत परेशान है। तो फिर मैं बहुत सारे चैनल्स देखी, घूमी, ढूंढी, बट मुझे ऐसा कोई चैनल नहीं दिखा जो सच में गरीबों की समस्या दिखाता हो। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जिसका नाम मैंने अपने नाम पर रखा, आरएन न्यूज, मतलब रिपोर्टर निभा। अच्छा। और मैं इस रिपोर्टर निभा चैनल पर लोगों की परेशानी दिखाती हूँ, जनता को प्रमोट करती हूँ, और जो आम गरीब लोग हैं उनके लिए मैं काम करती हूँ। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और उन सभी लोगों को दिखाती हूँ जिसको नेशनल मीडिया नहीं दिखाती। नेशनल मीडिया जिसकी परेशानी को नहीं दिखाती, उसको हम लोग दिखाते हैं अपने चैनल पर। चूंकि आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करना, रिपोर्टिंग करना आपका कर्तव्य है, और अपनी कर्तव्य को आप बखूबी निभाती भी हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पत्रकारिता के सफर में रिपोर्टिंग करते करते आप सबसे ज्यादा भावुक कब हो गई? कब ऐसा लगा कि नहीं, इस रिपोर्ट ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया? क्या वो एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहेंगी मैडम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक घटना सारण जिले की थी, जहाँ पे 200 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए थे। और बहुत हालत वहां का गंभीर था, इतना ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती। और जब हमें पता चला ना कि 200 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं, तो बस हम लोग वहां निकल गए। बहुत घर में गए, बहुत लोगों के यहाँ मातम बना हुआ है, किसी के घर दाह संस्कार हो रहा है, किसी के यहाँ अर्थी उठ रहा है, तो किसी के यहाँ बॉडी जा रहा था। मतलब वहां का माहौल देखते ना, उस गांव का एक ही गांव में 200 से ज्यादा लोग मरे थे। आप सोचिए, जहरीली शराब से। और वो बिहार का, सारण का बात है, कहीं और का बात नहीं है। तो फिर हम लोग गए, हमारी टीम गई, देखी वहां का माहौल, देखी गांव का माहौल। देख करके बाप रे, ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और सरकार कर क्या रही है। कोई इस मुद्दे को उठा ही नहीं रहा था। ना नेशनल मीडिया उठा रही थी, ना बड़े बड़े पत्रकार जो कहे जाते हैं वो लोग उठा रहे थे। उस समय भाजपा गठबंधन में थी, ठीक है। हम गए वहां पर, बहुत स्टोरी किए, बहुत घटनाओं को कवर किए। एक माँ थी, ठीक है, उनके 2 बेटे, दोनों बेटे जहरीली शराब पिए थे, और एक का डेथ हो गया था, और एक हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिचुएशन, शायद वो अंधा भी हो गया था। वो अंधा हो गए थे। तो अब सोचिए, उसकी जब वो माँ हम लोग से मिली ना, क्या उम्र होगा उनकी माँ का? माँ का उम्र होगा 70, 75, 80 साल। अच्छा। मतलब 80 साल होगा, ठीक मतलब है। वृद्ध थी, बहुत वृद्ध थी। अच्छा, और अब सोचिए कि उनके पास कोई मीडिया नहीं गया था, कोई मदद करने नहीं गया था। जब हमें गांव वाले ही लेकर के गए कि मैडम ये सब तो ठीक है, एक जगह हम आपको लेके चलेंगे, उसके घर में कुछ नहीं है, ना जमीन है, ना घर है, ना पैसा है, ना कुछ है, ना खाने के लिए राशन है। आप जाइए वहां पर, देखिए वहां का सिचुएशन। दोनों बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, एक तो मर गया है कल, और दूसरा अभी जिंदा है, लेकिन कभी भी वो भी मर सकता है। हम गए तो बाप रे, वहां का हालत देख करके इतना रोना आया ना कि मैं बता नहीं सकती। वहां पर वो महिला, वृद्ध महिला, हम लोग को देख करके बहुत रोने लगी और बोली आप ही लोग से उम्मीद है हमको। मतलब वो
वो जो सीन था ना, सच हाँ, बता रही हूँ, उसका आज बेटा भी शायद मुझे आपका खबर देखा करता था, खबर इसलिए देखा शायद वो आपको करता था। पहचान गई। वहां गांव वाले लोग भी मुझे देखते थे और वो हम्म। लोग मुझे लेकर के उस वृद्ध महिला के पास गए जहां पर दोनों बेटे बहुत बुरे हालत में थे। अब सोचिए कि हम लोग वहां गए तो वो बहुत वृद्ध औरत रोने लगी, हम लोग से उम्मीद करने लगी। उस वक्त का सीन ऐसा था ना माही, कि सच बता रही हूँ, मैं भी रोने लगी थी और हम्म। बहुत दुख हुआ था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इसमें किसकी गलती है? क्या बिहार सरकार की गलती नहीं है? बिहार सरकार तो कह दिए कि भाई जो पिएगा वो मरेगा, तो जब पिएगा मरेगा तो बंद कहाँ से रहा है शराब? ये तो जवाब दीजिए ना, आप उस पे पाबंद लगाइए ना। शराब बंदी में शराब कैसे मिल रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। महिला इतना रो रही थी कि मेरे पास मतलब घर नहीं है, कुछ भी वो नहीं आपके है। लाइफ का सबसे मतलब दुखद रिपोर्टिंग रहा। दुखद रिपोर्टिंग इसलिए रहा क्योंकि एक ही गांव में जब 200 की अर्थी निकल रही है, 200 आदमी की अर्थी निकल चिताएं रही जल है, रही हैं। चिताएं जल रही हैं, कोई यंग महिला विधवा हो गई, कोई बूढ़ी औरत जो जिसका बेटा बुढ़ापा का सहारा बनना चाहिए था, वो बेटा शराब पी करके, जहरीली शराब पी के मर गया। अच्छा मैडम, आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। आज की जो लड़कियां हैं, उनका भी तो फ्यूचर है, उनका भी तो करियर है, और मुझे लगता है कि आपने वो मुकाम हासिल किया है कि आप हमारी बिहार की लड़कियों को कुछ निर्देश दे सकती हैं। तो आज की लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सलाह देंगी आप? सलाह यही दूंगी कि सबसे पहले आदर्श बने, परिवार के लिए कुछ करें, ठीक है, और फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, ये आपने बोला, तो किस टाइप से आप उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगी? ये तो आपने बताया कि अब उनको ऐसा करना चाहिए, बट मैं ये चाहता हूं कि रिपोर्टर निभा आज हमारे बिहार की लड़कियों को गाइड करे। गाइड देखिए, सच बता रही हूँ, बहुत महिलाएं या बहुत लड़कियां ये कह देती है कि परिवार सपोर्ट नहीं किया, तो हमको कोई सपोर्ट नहीं किया, तो पति सपोर्ट नहीं किया। तो किस तरीके से सपोर्ट उनको चाहिए? क्या वो अपने लिए सपोर्ट की है कुछ? वो अपने लिए कुछ कर रही है? हम ये सवाल करेंगे उन लड़कियों से कि आप अपने लिए क्या कर रही हैं और अपने लिए क्या करना चाहती हैं। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहती हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ना आपके मम्मी पापा रोक सकते हैं, ना आपके पति रोक सकते हैं। बहुत लड़कियां बोलती है मैडम हमको तो कोई सपोर्ट नहीं किया। तो भाई आप बनो ना वैसा, आप बनो कि लोग आपका सपोर्ट करें। देखिए, ऐसी कोई महिलाएं आज के जमाने में नहीं होगी जो पढ़ना चाहेंगी और उनके माँ बाप उसको नहीं पढ़ाएंगे। ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो वो कुछ करना चाहेंगी और उनके हस्बैंड उनको नहीं कराएंगे। सपोर्ट हर कोई करता है, बट आप में वो काबिलियत होना चाहिए ना। अच्छा, एक बात बताइए, आज की डेट में हस्बैंड महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? करते हैं। आप भी मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो आज फील्ड में काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं। आज कहाँ महिलाएं नहीं है? सही बात है। महिला खुद कुछ करना चाहे, खुद स्ट्रांग बने, खुद। अब आजकल लड़कियां क्या हो गई हैं, लड़कियों का मानसिकता, मेरी फ्रेंड ही बहुत सारी, भाई हम लड़कियों के बीच रहे हैं, कॉलेज स्कूल मेरा सब गर्ल्स ही रहा है, गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स स्कूल। तो लड़कियों का मानसिकता ऐसा रहता है कि भाई हमको तो बड़का घर वाला मिल जाएगा, करोड़पति मिल जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में हम आराम से एकदम पैसा उड़ाएंगे, शॉपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे, इधर उधर घूमेंगे। तो ये तो लड़कियों की मानसिकता है ना। ये मानसिकता है लड़कियों की, लेकिन ऐसी मानसिकता वाली लड़कियां अक्सर दुख झेलती हैं, तो वही उन्हें तो वो सुख नहीं मिल मैं पाता। कही ना माही, कि लड़कियों को खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहिए। वो खुद ये सोचे कि मेरे हस्बैंड कितना भी कमाए, ठीक है, मुझे भी उनका सपोर्ट करना है। मेरे माता पिता कितना भी मुझे फ्रीडम दे दे, कुछ भी कर दे, वो फ्रीडम का गलत फायदा ना उठाए। क्योंकि आजकल देखें तो मतलब हम एक जेन्युइन बात कह रहे हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए है तो लड़कियों को संदेश देना चाहिए। जब माता पिता लड़कियों को फ्रीडम देते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, काम करने के लिए, तो लड़कियां गलत ट्रैक पे चली जाती हैं, ये फैक्ट बात है। तो उनको थोड़ा सा परिवार का इज्जत मान सम्मान ये सब भी देखना है, सब कुछ देखना है, क्योंकि लड़कियां सच में एक घर की इज्जत होती है। तो उस इज्जत को बचा के चलना, बाकी में आप खूब कमाइए, आगे बढ़िए, खुद के लिए कुछ करिए, अपने परिवार के लिए कुछ करिए। रिपोर्टर निभा का ये संदेश है आप लड़कियों के लिए कि भाई एक सपना जो है ना, आप लोग देखती हो कि पति कमाने वाला मिलेगा और जिंदगी खूब ऐश से कटेगी, तो ऐसी सोच शायद अच्छी नहीं है इनके नजर में। तो अगला सवाल मैं करूंगा आपसे, एक बड़ा ही इमोशनल सवाल है, मैं आपसे करना चाहूंगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, तो मैं आज रिपोर्टर निभा से ये जानना चाहूंगा कि रिपोर्टर निभा के जिंदगी में सबसे तकलीफ वाली पल, सबसे तकलीफ वाली एक्सपीरियंस क्या थी? देखिए, मेरे जिंदगी में मेरे जिंदगी में 2 बहुत ज्यादा तकलीफ वाला दिन था। और हम सच बता रहे हैं, एक तो शायद हम बोलेंगे तो हम रो पड़ेंगे बहुत। ये
जब मेरे पापा का डेथ हुआ था तो मतलब उस समय ऐसा लगा था ना, जब मेरे पापा का डेथ हुआ था तो मुझे लगा कि अब हम लोग सब पूरे परिवार मर जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा ही सब चीज हैंडल करते थे। मेरे पापा ही घर के गार्जियन थे, कमाने वाले थे। और उस समय का सिचुएशन हम आपको नहीं बता सकते, बट वो मेरे जिंदगी का सबसे क्या उम्र रहा होगा मैडम आपका उस समय? उस समय मैं 7 ईयर, अच्छा, 7 साल की थी। इतने कम एज में आपके पिताजी आपका मुझे साथ सब छोड़ कुछ दिए थे? याद है, ऐसा नहीं है। 7 साल में मुझे सब चीज याद है कि कैसे क्या हुआ था, पापा को किस तरीके से हॉस्पिटल ले जाया गया था, और उस वक्त हम लोग क्या सोच रहे थे। मतलब 3 दिन तक तो सच बता रहे, हमारे घर में खाना तक कोई नहीं खाया था। दूसरे लोग, बगल की आंटी लोग खाना भी दे रही थी ना, तो हम लोग खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लगा कि अब हम लोग सब मर जाएंगे। पापा मर गए ना, अब हम लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत उम्र छोटा था, कम उम्र, और दिमाग में यही चीज आ रहा था कि अब सब मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं हम लोग के पास। पापा ही सब चीज चलाते थे। मेरी मम्मी बहुत हाउसवाइफ, बहुत सिंपल, बहुत एकदम घर में रहने वाली महिला थी। तो अब क्या होगा, अब हम लोग का कैसे जिंदगी चलेगा। आपने 2 तकलीफ बताया मैडम, दूसरा क्या था? देखिए, दूसरा कि शादी के बाद, सच बता रही हूँ, शादी के बाद लड़कियों का जिंदगी बदल जाता है। पति ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मैं बहुत ज्यादा फैमिलियर हूँ, मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और आप मेरे पति हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। कभी दुख ही नहीं देख सकती, आपको सच बता रही हूँ। और उस वक्त जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, हालांकि रिपोर्टिंग करते वक्त बहुत लोग बदतमीजी से बोल देना, पुलिस का बहुत मिसबिहेवियर हो जाता है मेरे प्रति, तो मैं सह लेती हूँ। लेकिन उस वक्त जब हम छात्र के लिए सड़क पे खड़े थे, और वो पुलिस इसलिए बदतमीजी किए हम लोग के साथ, आपके साथ, कि मैं रिपोर्टिंग छोड़ दूं। उस समय इतना दुख हुआ, क्योंकि सडनली जिस तरीके से आपको कॉलर पकड़ा गया, जिस तरीके से बदतमीजी से आपको एकदम पकड़ के जकड़ के गाड़ी में बैठाया गया, उस वक्त हमको एकदम समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। तब मतलब ये अचानक जो हुआ ना मेरे साथ, अचानक मतलब लगा कि अरे माही के साथ ऐसे कोई कर दिया, मेरे पति के साथ कोई ऐसे कर दिया, जिसके लिए मतलब हम दुनिया से लड़ते हैं, हम दुनिया से इसलिए गरीबों के लिए लड़ते हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं, आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए उस वक्त समझ नहीं आया, और मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी, जिसका वीडियो बहुत जगह वायरल हो गया। मतलब बड़े बड़े मंत्री लोग ट्विटर पे शेयर किए, इंस्टाग्राम पे शेयर किए। तो बस ये चीज बहुत दुख हुआ था मुझे, सच बता रही हूँ, ऐसा पल दोबारा ना आए, बस ये रिक्वेस्ट करूंगी भगवान से। चलिए, तकलीफ की बात हो गई, और अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आपने खुद को सबसे ज्यादा खुशनसीब कब महसूस किया? माई, जब मैं सड़क पे उतरती हूँ, ठीक है, लोगों के बीच जाती हूँ, और जब 4 लोग मुझे पहचानते हैं और कहते हैं कि मैम मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आप सच्चाई दिखाती हैं, गरीबों के लिए काम करती हैं, तो उस वक्त सच में लगता है कि यार कुछ तो किए, हम कुछ तो अच्छा किए हैं कि 4 लोग मुझे अच्छाई को लेकर के पहचान रहे हैं। तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है, और आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ है ही नहीं मेरे लिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में। तो रिपोर्टर निभा, जो कि आज इतनी वायरल है, इतनी चर्चित है, हर जगह इनका नाम है, तो एक सवाल मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है कि जब आपका पहचान बना, जब आपको लोग हर गली, हर मोहल्ले में जानने लग गए, तो उसकी एवज में आपको खुद के अंदर कितना बदलाव कर लाना पड़ा? फिर जब भी मैं सड़क पे गुजरती हूँ, ठीक है, जहाँ रहती हूँ, अगर पैदल मैं चली गई कहीं, तो हर लोग गली वाले पहचानने लगते कि अरे ये तो रिपोर्टर निभा, ये यहाँ कैसे रहती है। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना, अगल बगल कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ रहती हूँ, हम लोग थोड़ा सेपरेट रहते हैं। बच्चा लोग भी देख लेता, छोटा छोटा बच्चा, कि आप रिपोर्टर निभा है ना। तो सच बता रही हूँ, उस वक्त लगता है यार ये भी जानता है हमको। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि इतने लोग मुझे देखते हैं तो वो पहचान जाएंगे बाई फेस अगर मैं सामने खड़ी हूंगी, लेकिन सब लोग पहचान जाते हैं। और बहुत कुछ बदलाव करना पड़ा, सच बता रही हूँ। क्योंकि मैं थोड़ी सी अंदर से चुलबुली टाइप की हूँ, उम्र भी मेरा कम है, वो रिपोर्टिंग के दौरान भी दिख जाता है कुछ चीजें। क्योंकि हाँ वो चीज है। और अचानक 2 साल में जिस तरीके से लोगों का प्यार मिला,
जिस तरीके से मेरे वीडियो को 20 मिलियन 30 मिलियन मतलब 3-4 करोड़ 50 से 60 मिलियन तक आपके वीडियोस को देखा मतलब गया है। 6 करोड़ 7 करोड़ जब मुझे देखने लगे तो भाई लगा कि अब तो कुछ हमको सीरियस बनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अंदाज थोड़ा सा बचपना टाइप का है मेरा, थोड़ा एक्टिविटी बहुत बचपना टाइप का है, थोड़ा बच्ची टाइप। हाँ, तो वो चीज है। तो फिर हम बहुत कुछ चेंज किए हैं, ड्रेसअप चेंज किए, ड्रेसिंग सेंस चेंज किए हैं, अपना हेयर इसलिए चेंज किए हैं कि मैं थोड़ा मैच्योर दिखूं। थोड़ा सा खुद को मैच्योर बनाने के लिए मैं खुद को चेंज की हूँ। बहुत सारी एक्टिविटी चेंज की हूँ। लगा कि नहीं भाई, फील्ड में रहना है, पब्लिक के बीच रहना है, तो खुद में थोड़ा चेंजिंग लाना मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये एक डिसिप्लिन है जो आपको अपने काम के बाद मिला। बिल्कुल ऐसा हुआ है। पर्सनली हम बता रहे, कहीं भी जाते हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि हम इंडिया के किसी कोने में भी जाते हैं ना, मुझे लोग पहचान ही जाते हैं। कहीं भी अगर खड़े रहे ना, लोग पहचान ही जाते हैं। तो ये चीज भी होता है ना कि सड़क पे अगर खड़े रहने के बाद, कुछ याद आ रहा है। नहीं, सड़क पे खड़े रहने के बाद मतलब ऐसे ऐसे देखना पड़ता है कि यार हम कोई ऐसा एक्टिविटी ना कर दे कि उधर से आकर के कोई बोल दे आप रिपोर्टर नहीं है ना मैडम। बाप रे, लगता है कि नहीं भाई। नहीं, मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैं उत्तराखंड गया हुआ था इनके साथ। जनरली हम लोग कभी कभी जाते हैं, रिपोर्टिंग पर्पज से ही गया था। तो हम लोग बैठे हुए थे, शिव जी का मंदिर था, तो हम दोनों बैठे हुए थे। बचपना में, और पता है वो बैठे बैठे मतलब 5 to 10 मिनट वहां पे 12-15 लड़के खड़े हैं, कुछ आंटी लोग थी, बोल रही हैं कि आप रिपोर्टर निभा है ना। तो मतलब ये सब ऐसा मोमेंट होता है। जब सच बता रही, बहुत कैजुअल थी मैं, ऐसे ही टी शर्ट और जीन्स पहन के, ढीला सा टी शर्ट पहनी हुई थी और जीन्स पहन के ऐसे ही जमीन पर हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मंदिर था, हम दोनों थे। और अचानक वो लोग आए ना, हम लोग बहुत बचपना कर रहे थे, बहुत अच्छा वाइब्स आ रहा था, क्योंकि शिव मंदिर में थे, तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना शांति लग रहा था कि हम खेल कूद रहे थे, उछल रहे थे, वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा था वहां का दृश्य। तो उसी में जब एक लड़का आके बोला, मैडम आप रिपोर्टर निभा, हम आपका वीडियो देखते, माही यहाँ भी हमको कोई पहचान। अच्छा नहीं, कुछ मोमेंट्स थोड़ा सा लगता है। सड़क पे गोलगप्पा खाना अजीब लगता है कि कोई मुझे देख के बोले अरे मैडम आप सड़क पे गोलगप्पा खा रहे, क्योंकि ये जेन्युइन सा हो जाता है। क्या करें, मतलब लोगों को यकीन नहीं होता। इससे इनको परेशानी हो ना हो, मुझे थोड़ी सी हो जाती है। क्यों थोड़ी सी परेशानी हो जाती है? पर्सनल लाइफ थोड़ा सा जो है ना, खैर कोई नहीं, शादी खैर कोई नहीं हुआ, खैर कोई नहीं। ये मैं आपको ये बता दूं कि ये पब्लिक का प्यार है जो हर गली, हर मोहल्ले, हर मोड़, हर शहर में मिल जाता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये प्यार हमेशा चाहिए। कहीं ना कहीं से ये प्यार जो है ना, आप लोग मेंटेन रखिएगा। इस प्यार की जरूरत इन्हें भी है, और मैं इनका पति हूं तो मुझे भी है। चूंकि आप लड़की हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी दिखती हैं, तो एक सवाल है मेरे मन में, क्या मैं कर सकता हूँ? क्योंकि सब लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। और मुझे नहीं लगता कि एज ए हस्बैंड ये सवाल करने में दिक्कत होनी चाहिए। पूछ दूं, आप जो है ना कि जब आप ड्रेसअप करती हैं, वो नहीं, वो फॉर्मेलिटी नहीं, वो रिपोर्टिंग नहीं, तो आपको सबसे ज्यादा खुद को किस ड्रेस में देखना अच्छा लगता है कि मैं मतलब इस ड्रेस में हूँ, मुझे सबसे बेहतरीन ये ड्रेस लगती है? तो सच बता रही हूँ, 2 कपड़ा मुझे बहुत पसंद है खुद पर, ठीक है। क्या बताइए? पहला सलवार सूट, या फिर सिला हुआ कह लीजिए, रेडीमेड कह लीजिए, थोड़ा सा फॉर्मल टाइप का मुझे बहुत पसंद है। सूट, सलवार, दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, पहला ड्रेस। और सेकंड कैजुअल में मैं बता दूं, कैजुअल में मुझे वो ढीला टी शर्ट होता है ना, या ढीला शर्ट और नीचे जींस, शूज पैर में, तो ये लुक मुझे बहुत पसंद है। और अभी से नहीं, मुझे बचपन से ये लुक हमेशा से पसंद है। सूट मुझे सच में बहुत पसंद है। मुझे लगा कुछ दूसरा चीज बाहर निकल के आएगा कि मुझे ये पहनना पसंद है, मुझे जींस टॉप वगैरह वगैरह। अरे कितनी बार ऐसा होता है ना कि मेरे पति देव माही सामुद्रम स्टाइलिश ड्रेस ले आते हैं, मतलब वो ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन सच बता रही हूँ मैं उसको नहीं पहनती। मतलब 20-25 ऐसा ड्रेस होगा जो ये मुझे लेके देते हैं, बोलते हैं कि ये पार्टी में तुम पहनोगी, लेकिन मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। मैं अपने पसंद से ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे खुद में कंफर्टेबल रहना बहुत पसंद है। सक्सेस के बाद हर लड़की हर लड़के का एक शौक होता है, मेरा भी है, आपका भी है। तो आप बताएंगी आपका फेवरेट कार कौन सा है? मेरा फेवरेट गाड़ी तो थार है। महिंद्रा के थार, लेकिन मुझे थार बहुत ज्यादा पसंद थी उस वक्त भी, और मैं कही कि भैया हमको थार ही खरीदना है, हम वहां पे बोले शोरूम में। लेकिन आपने एक और बात बोला था
कि मेरी रिपोर्टिंग प्रोफेशन को ये सूट तो नहीं यही करेगी। चीज तो अभी बोल रहे हैं ना कि एक्चुअली हम खरीद इसलिए नहीं पाए, पसंद तो था, बहुत पसंद है भी, और इन फ्यूचर में भी हम खरीदे भी, लेकिन हमको थार इसलिए पसंद है क्योंकि वो थोड़ा सा वो एक होता है ना, अगर हम लोग 4 फ्रेंड, मेरे पति देव, मेरी एक अच्छी सी फ्रेंड या इनके एक फ्रेंड जब थार में घूमेंगे तो कितना मजा आएगा। लेकिन हम इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लगता, मेरे प्रोफेशन पर सूट भी नहीं होता है, इसीलिए नहीं खरीदे। लेकिन इन फ्यूचर देखिए, प्रोफेशन के लिए बहुत चीजों को ना मारना भी पड़ता है बहुत। रिपोर्टर निभा अभी यहाँ तक अपनी सारी बातें रखी हैं, लेकिन अब जो मैं सवाल करना चाहता हूँ जिंदगी की सबसे खूबसूरत पल का, तो क्या आप हमारे साथ, दर्शक के साथ, अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पल को आप शेयर करना चाहेंगी? वो कौन सा पल था जब आप सबसे खूबसूरत महसूस की थी? ये सारा सवाल आप पहले से कहीं से लिख के लाए थे? वो सारा सवाल मेरे बताइए, मुझे सवाल नहीं बताए थे, बोले कि एकदम ऑन स्क्रीन ही पूछा जाएगा। तो मैं बता दूं, सबसे मेरा प्यारा सा पल उस वक्त था जब मैं आपकी दुल्हनिया बनी थी। अच्छा। और जब आपसे शादी हुई थी, और उस वक्त, हर वक्त जब आप मेरे साथ रहते हैं और मेरा हमेशा सहयोग करते हैं, और मुझे आगे बढ़ाने में आपका हाथ भी बहुत लंबा है। थैंक यू। सच बता रही हूँ, शादी के बाद पति सबसे अच्छा मित्र होता है, और शादी एक अच्छा, बहुत खूबसूरत सा चीज है, मैं बता नहीं सकती। बहुत रिपोर्टर निभा के जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल थे, मेरे मन के सवाल थे, वो मैंने इनसे किया और आगे भी मैं इनसे सवाल करूंगा। और इस मंच पे आप हमेशा बिहार के उन व्यक्तित्वों को देखा कीजिएगा जिनका लाइफ एक एग्जाम्पल के तौर पे इस बिहार में सेट है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर संडे एक वीडियो आपके लिए ऐसा लाऊं जिससे आप अपनी जिंदगी को इंस्पायर कर सको, उस व्यक्तित्व से आप कुछ सीख सको। और आज हमारी मेहमान थी रिपोर्टर निभा, आरएन न्यूज की फाउंडर। और जाते जाते एक सवाल और भी मुझे करना है, जाते जाते आप दर्शकों को क्या शिक्षा दीजिएगा मैडम? दर्शकों को यही कहूंगी कि भैया शिक्षित बनिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और अपने मम्मी पापा को खूब प्यार दीजिए, इज्जत कीजिए, और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए, बिजनेस कीजिए।